नाउ दिस इज पेज नंबर 1 मॉडर्न फिजिक्स चालू कर रहे हैं आज से अपन ना टॉपिक अपना। सर एक मिनट। दिस इज न्यू टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स है ना। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में हम बात कर लें ड्यूल एनर्जी ऑफ फोटोन की। एक्चुअल में इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज फोटोन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले फोटोन की। वैसे बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई रेडिएशन के बारे में। तो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फोटोन के बारे में, एटम्स के बारे पे, न्यूक्लियस के बारे पे, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। जैसे रेडिएशन के बारे में हमने वेव ऑप्टिक्स में रेडिएशन को क्या माना था, वेव माना था, है ना। वेव ऑप्टिक्स में रेडिएशन को क्या माना था, हमने वेव माना था ना। अरे वेव माने थे, यस सर, है ना। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसी थी जिसमें वेव मानने से काम नहीं चल रहा था। जैसे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वांटम इफेक्ट है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो फिर रेडिएशन को कुछ और मानना पड़ेगा, पार्टिकल मानना पड़ेगा इनके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो फिर वेव को क्या माना गया कि नहीं यार, वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल फॉर्म पे भी होती है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, फोटॉन्स बोलते हैं। तो साइंटिस्टों ने इसकी कॉन्सेप्ट लेके आए फोटोन की। मैक्स प्लैंक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है और फिर इसकी एनर्जी के लिए इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फोटोन के बारे में समझ लेते हैं। तो व्हाट इज फोटोन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है फोटोन की, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा ना फोटोन कैसा होता है। तो सबसे पहले इसका इमेजिनेशन की भाई व्हाट इज फोटोन। तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में कुछ बताया कि भाई हाँ फोटोन को ऐसा ऐसा आपको इमेजिन करना है। किसी ने देखा नहीं फोटोन को, इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन, ठीक है, बट फोटोन कैन नॉट बी सीन। किसी ने देखा नहीं बट इसको इमेजिन किया है। तो जो रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके दोनों कैरेक्टर होते हैं, एक तो वेव कैरेक्टर भी होता है और एक पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल है उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ठीक है। ये क्यों एज्यूम्शन लेना पड़ा है, जैसे कुछ इफेक्ट ऐसे थे, जो कुछ ऐसी फिनोमेना आ रही थी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनको वेव कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब आप पार्टिकल को इमेजिन किए तब फिर उनके एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुली हो पाए, इसलिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी यहाँ पे। तो साइंटिस्टों ने फोटोन के बारे में क्या बताया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या ली है साइंटिस्टों ने फोटोन की। सबसे फर्स्ट, इट इज चार्जलेस and rest mass is जीरो। चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, मतलब इसका जो रेस्ट मास है वो जीरो है। दूसरा, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड से चलेगा, ठीक है, ये चलता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से चलती, तो इसकी स्पीड भी उतनी मानी हमने, ठीक है ना। इट इज चार्जलेस एंड रेस्ट मास इज जीरो, ये चार्जलेस है, इसका रेस्ट मास जीरो है। एंड तीसरा, इसका मूविंग मास नॉट डिफाइंड है, इट्स मूविंग मास इज नॉट डिफाइंड, इट्स मूविंग मास इज नॉट डिफाइंड, इसका मूविंग मास डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इट्स मूविंग मास इज नॉट डिफाइंड। लेकिन रेस्ट मास कितना है इसका, जीरो, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब आप इसको न्यूट्रल लोगे। फिर इट पोजेसेस द मोमेंटम एंड एनर्जी, फोर्थ पॉइंट,
it have momentum and energy, इस पे एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, ठीक है। इट इज चार्जलेस एंड रेस्ट मास इज 0। तो फोटोन क्या है, एक रेडिएशन का पार्टिकल है। फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, इज अ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का पार्टिकल। कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको पार्टिकल के जैसे जब आपको सोचना है तो फोटोन का आपको इमेजिनेशन लेना है। सो इट इज चार्जलेस एंड इट्स रेस्ट मास इज 0। इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट्स मूविंग मास इज नॉट डिफाइंड। इट हैव मोमेंटम एंड एनर्जी। देखो मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? मूविंग पार्टिकल की, है ना। जैसे कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, जैसे ये पेन मान लो मूव हो रहा है, तो मोमेंटम आप क्या लिखते हो? मास इनटू वेलोसिटी लिखते हो कि नहीं? तो मोमेंटम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती मूविंग पार्टिकल की। तो भाई यहाँ पे आपने पार्टिकल भी मान लिया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि इसका कोई मास नहीं है, रेस्ट मास इज 0, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे मान लो बल्ब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, मान लो मास रहता तो कुछ देर के बाद तो पूरा बल्ब गायब हो जाता, अगर कुछ ना कुछ मास उससे निकल के आता तो हो जाता है कि नहीं? तो रेस्ट मास इज 0। फिर इसमें कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो फिर बल्ब के सामने अपन खड़े हो गए तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती, कंटिन्यूअसली वो चार्ज आते रहते उससे। तो इसमें कोई चार्ज भी नहीं है, कोई मास भी नहीं है, रेस्ट मास इज 0। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड से चलता है, इसमें एनर्जी और मोमेंटम भी है। तो फिर इसके एनर्जी और मोमेंटम है तो मास 0 है। तो फिर मोमेंटम को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया यहाँ पे इसके फोटोन के, ठीक है ना। फोटोन के मोमेंटम को कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। मैंने भी फोटोन नहीं देखा है, इवन नो साइंटिस्ट हैव सीन दिस फोटोन कि भाई ये कैसा होता है, ठीक है ना। तो हाँ, वेव के फॉर्म पे एनालाइज किया है कि भाई लाइट का वेव पैटर्न है, लेकिन जैसे वाटर सरफेस पे वेव होती हैं, ऐसा किसी ने देखा नहीं भाई। यहाँ पर हमारे आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट आप देख रहे हो क्या उसको? नहीं देख पा रहे। हाँ, जब उसका इंटरेक्शन होता मैटर से, जैसे कहीं किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ या किसी सरफेस से ट्रांसमिट हुई, तो फिर उसको इमेजिन किया गया है कि हाँ इस तरह से है। तो बहुत सारी जो फिनोमेना है वो वेव के थ्रू एक्सप्लेन हुई, और कुछ फिनोमेना जो वेव के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो फिर आपने रेडिएशन को क्या मान लिया भाई? फोटोन मान लिया, आपने पार्टिकल मान लिया। तो इस फोटोन थ्योरी के बारे में वैसे न्यूटन्स ने भी कुछ लिखा है इसमें, एंड मैक्स प्लैंक ने इसके बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फिर आइंस्टीन आए, इन्होंने भी काफी कुछ लिखा इसके बारे में। तो मैं वो उसकी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। तो फोटोन, तो अब उनने ये इस तरह से इमेजिनेशन ले लिया। अभी कुछ और, अब यहाँ पे इसका मोमेंटम और एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो फोटोन होता है, अब देखो मैंने यहाँ पे इस फोटोन को ऐसा बना दिया, मान लो दिस इज एनी फोटोन, बट ऐसा नहीं है ये कि ऐसा होगा। आपको ऐसा इमेजिन नहीं करना है, पॉइंट जैसा इमेजिन नहीं करना है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया एक पॉइंट ऐसा। एंड सपोज दिस फोटोन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एनर्जी E, frequency f, wavelength lambda and speed is c। तो सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है एंड इसका लीनियर मोमेंटम p है, ठीक है। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसके आप फोटोन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो मोमेंटम है वो कैसे लिखोगे आप? मोमेंटम का फार्मूला क्या दिया गया है यहाँ पे? मोमेंटम p is given by h divided by lambda, h divided by wavelength, h is Planck constant and lambda is wavelength। इसका जो रेशियो है ये मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ पे मास का कोई काम ही नहीं आया। व्हाट इज h हियर? h is Planck constant, h is Planck constant, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है भाई? h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड,
तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ लैम्डा। तो मोमेंटम को आप इस तरह से लिखोगे, फोटोन के मोमेंटम को, ठीक है ना। एंड अब इसकी एनर्जी की बात कर ले हम, एनर्जी कैसे लिखेंगे इसकी। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of a photon will be given by, this is momentum of photon, momentum of photon आप इस तरह से लिखोगे। एनर्जी को कैसे लिखोगे, एनर्जी विल बी गिवन बाय h into f या फिर h into c डिवाइडेड बाय लैम्डा, या तो प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी लिखोगे या hc बाय लैम्डा लिखोगे। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब आपको इमेजिन करना है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इमेजिन करना है कि हाँ ये फोटोन ऐसा होता है। जैसे कहीं कोई चोरी हो गई और किसी ने देखा है, तो पुलिस स्टेशन में उसको लेके जाते हैं जिसने देखा, और फिर वो बताते जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा दिखता था। और जो उनके ड्राइंग करने वाले होते हैं, जो इमेज बनाते हैं, फिर वो आपको बैठ के बनाते जाते और फिर आप उसमें बताते जाते हो। तो ऐसे ही ये साइंटिस्टों ने पिक्चर रखी फोटोन के बारे में कि ये इस तरह से है, और अब आपको इमेजिन करना है। तो मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया, इट इज नॉट द डायग्राम ऑफ फोटोन, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है इसको। आपको इसके अकॉर्डिंग इमेजिन करना है। बात समझ गए कि नहीं, कि हाँ भाई इसमें इतना मोमेंटम होता है, इसमें इतनी एनर्जी होती है। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिनोटेड बाय E एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिनोटेड बाय P। यहाँ पे F क्या है, frequency of electromagnetic radiation, lambda is wavelength, and what is c here, c is speed of light। तो c क्या है, speed of light, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second, ये c है। तो अब आप ध्यान रखो कि मोमेंट फोटोन का जो मोमेंटम आप इस इक्वेशन से लिखोगे, और जो एनर्जी है फोटोन की उसको आप इस इक्वेशन से लिखोगे। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं। यस सर। तो ये पिक्चर दिए साइंटिस्टों ने फोटोन के बारे में कि ऐसा आपको इमेजिन करना है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी होती है, तो उसको अगर आप पार्टिकल के जैसे इमेजिन कर रहे हो, तो फिर उसको फोटोन के जैसे इमेजिन करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली फोटोन आ रहे हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के। और वेव के फॉर्म पे इमेजिन कर रहे हो तो फिर अलग अलग वेवलेंथ की उसमें रेडिएशन आ रही है। तो आप इसको दोनों तरह से इमेजिन कर सकते हो, रेडिएशन को पार्टिकल के जैसे भी इमेजिन कर सकते हो और वेव के जैसे भी इमेजिन कर सकते हो। जहां पे जिसकी जरूरत है, जो एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको इमेजिन कर सकते हो। कहीं अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो आपको ये पार्टिकल के जैसे इमेजिन करना है। आपको इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इस तरह से इनको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसको वेव के जैसे इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ये है भाई फोटोन की कहानी ऐसी, ठीक है। समझ गए इतना, कोई डाउट अभी इस पे, हेलो कोई डाउट। नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपने बताया नहीं आज किसको लेना है। अरे आज बताया नहीं क्या, मैंने बता दिया हूँ पहले ही मैंने। बता दिया सर। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये फोटोन से भी कोई छोटा नॉन पार्टिकल है क्या? नहीं बेटा, इससे छोटा नहीं है। फिर तो वो न्यूक्लियस में मानते, फिर न्यूक्लियस में देखो, न्यूक्लियस फिजिक्स अलग है। जैसे अपन वहां पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर उनसे छोटे क्वार्क्स आप बोलते हो, वो अलग पार्ट हो गया, वो मैटर है एक्चुअली। फोटोन इज नॉट अ मैटर ना, मैटर मतलब समझ गए, जिसमें मास होता है वो मैटर है। इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर है, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल है। फोटोन इज नॉट द मैटर, नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। समझ गया? यस सर, यस सर। और कुछ? नो सर। स्क्रीनशॉट लो फोटोन में हीटिंग इफेक्ट होता है? कौन सा बेटा? सर फोटोन में हीटिंग इफेक्ट होता है? बिल्कुल रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी है ना। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसके जो फोटोन है उसमें आएगा ना हीटिंग इफेक्ट। एनर्जी है तो सर वो विजिबल भी रहेगा? क्या?
एंड सर साइमल्टेनियसली वो विजिबल भी रहेगा। हाँ, साइमल्टेनियसली इनविजिबल भी है, वो दिखता थोड़ी है आपको। रेडिएशन दिखती है क्या? वेव के फॉर्म में तो कोई भी रेडिएशन नहीं दिखती है आपको, क्योंकि हमारी आंखों से तो हम उनको डायरेक्ट देख नहीं पाते। हाँ, लेकिन जो उसका इंटरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको इमेजिंग किए वैसे। ठीक है। हेलो। यस सर। सर अगर फोटोन मैटर नहीं है तो फिर उसको बोलेंगे क्या? क्योंकि कभी कभी हम पार्टिकल को भी मैटर में ले ही लेते हैं ना। नहीं, इसमें आगे अभी और भी थ्योरी अभी आने तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उसमें मैटर को भी आप वेव के जैसे देख सकते हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सुना होगा आपने, मटेरियल वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। तो फोटोन आप बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट द मैटर। मैटर मतलब समझ गए, जिसमें मास होगा। आसना, आसना। हाँ सर। दिस इज नॉट द मैटर पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल नहीं है। आपने इसको इमेजिन किया है कुछ थ्योरीज को, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल के जैसे ट्रीट किया, तो फिर आपने इसका ये एज्यूमशन लिया कि हाँ इसको ऐसे मानना है आपको। देखो, वेवलेंथ किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की। फ्रीक्वेंसी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की, है ना, या ऑसिलेशन की। हाँ सर। तो इन दोनों को तो मिक्स ही किया ना। यहाँ पे आप मोमेंटम अगर आप बता रहे हो h अपॉन लैम्डा, यहाँ पे आपने मास इंटू वेलोसिटी नहीं लिखा ना, आपने क्या लिखा यहाँ पे? h बाई लैम्डा लिखा ना। हेलो, समझ गए? यस सर। h क्या, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने मास इंटू वेलोसिटी थोड़ी यूज किया, उसकी जगह पे आपने दूसरा टर्म यूज किया, जिसमें वेवलेंथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक का आपने यूज किया। और जब आप इसमें एनर्जी की बात कर रहे हो, तो एनर्जी में आप क्या लिख रहे हो? E इक्वल्स टू एच एफ इंटू या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये तो आप वेव वाली कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हो, तो दोनों को मिक्स कर ही यूज किया गया। तो ये एक इमेजिनेशन है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर पार्टिकल मानना तो आप इस तरह से माने उसको। तो और साइंटिस्टों ने इसको एज्यूम किया कि ऐसा ऐसा लेना है आपको। ठीक है, समझ गए? हेलो, अगर आप मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख नहीं रहे हो या हाँ कहीं सर। हो नहीं रहा है, तो आपको ये मानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपका काम अगर वैसे ही चल रहा है, वेव थ्योरी से चल रहा है, तो आप चला लो। लेकिन अगर आपका काम वेव थ्योरी से नहीं चल रहा, आपको उसको पार्टिकल मानना है, तो फिर इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? अगर आपका काम वेव थ्योरी से नहीं चल रहा है तो, और रेडिएशन मानना है, तो फिर आपको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। आगे चल के हो सकता है कुछ ऐसे ही फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर लो जिसमें ना तो वेव थ्योरी काम पड़ रही, ना पार्टिकल थ्योरी पड़ रही है, तो कहीं कुछ और इमेजिन करना पड़ेगा फिर आपको। समझ गए? हाँ सर। है ना? अच्छा, अभी डेली लाइफ में बताओ, जो वेव थ्योरी से रिलेटेड जो फिनोमेना है डेली लाइफ में जो है, वो बता सकते हो क्या? ये कम्युनिकेशन, ये भी वेव थ्योरी से हो जाता पूरा काम इसमें। अरे जो कम्युनिकेशन हो रहा है अभी हमारा, ये वेव थ्योरी से हो जाता पूरा, है ना, मोबाइल पे, टैबलेट पे। ठीक है। और जो छोटी छोटी फिनोमेना आप देखते हो, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफियरेंस, लाइट का इंटरफियरेंस देखते हो डेली लाइफ में क्या? या डिफ्रैक्शन डेली लाइफ में नहीं दिखते, ये स्पेसिफिकली होते हैं, लेकिन आप डेली यूज टू नहीं है इनको देखने के लिए। ठीक है ना? खासकर इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। हाँ, बारिश के दिनों में देखो, रोड पे अगर ऑयल गिर जाता है तो उसमें कलरफुल फिल्में आती हैं, है ना? या नहाते टाइम आपने सोप बबल्स पे देखा होगा कलरफुल फिल्म्स बनते हुए। Yes, sir. तो वो क्या है? बेसिकली वो इंटरफियरेंस है लाइट का। तो लेकिन उसका हम डायरेक्ट ऐसा नहीं देखते हैं उसका यूज। अब जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट यूज कहाँ पे हो रहा है आपकी डेली लाइफ में? कहाँ पे हो रहा है, बता सकते हो कोई? क्या डेली लाइफ में कैमरा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट यूज नहीं, उसमें भी आपका इससे काम हो रहा है ना, वो तो वेव थ्योरी के थ्रू ही हो जा रहा है वहां पे काम, पार्टिकल थ्योरी के थ्रू। जो सेंसर्स बनते हैं ना, जैसे मॉल में गए आप और दरवाजा खुल गया आपके पास आने से, जो सेंसर्स होते हैं बेसिकली, अरे समझ गए, जो सेंसर्स लगे होते हैं ना, जनरली वो यूज करते हैं इसको। उसमें उनका जो एक्सप्लेनेशन है उस पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज होता है उन सेंसर्स पे।
सोलर पैनल पे आप बोल सकते हो, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे ये मिलेगा आपको, सोलर सेल्स पे हो गया। तो बट वो डेली लाइफ में कम दिखते हैं अभी हमको। आगे जैसे जैसे और सोसाइटी अपनी जो साइंस है आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो ये ज्यादा आपको डेली लाइफ में देखने को मिलने लगेगा। अभी उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। आज से 100 साल पहले जाओगे तो इतनी साइंस डेवलप भी नहीं हुई थी, तब तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। हाँ, चीजें थी प्रेजेंट पहले भी, ऐसा नहीं था कि भाई पहले ये सब चीजें नहीं थी, है ना, पहले से है ये सब। बट हम उसको धीरे धीरे डिस्कवर करते जा रहे हैं और हम उसको जानते जा रहे हैं। मतलब नेचर के बिहेवियर को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है, नेचुरल साइंस है ना, नेचर के बिहेवियर को हम लोग जान रहे हैं। तो ये सब नेचुरल फिनोमेना है, नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. है ना? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ एनर्जी को लिखने के लिए। अभी जो एनर्जी की यूनिट होती है, आपने जूल पढ़ा है, कैलोरी पढ़ा है, अर्ज पढ़ा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एनर्जी की एक अलग यूनिट बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना है कि नहीं सुना? हाँ यस सर। सर। सुना है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अभी पेज नंबर 2, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन हम उसके लिए देखते हैं यहाँ पे। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to either HF या फिर HC बाई लैम्डा, आप इस तरह से लिखोगे। अब एक और यूनिट है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन ने पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, आया है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट होता है, तो जो एनर्जी एक्वायर करता है वो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी की यूनिट है। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है H और C, ये कांस्टेंट टर्म है आपके। H इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड एंड C is speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कांस्टेंट हो गया ना, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको ऐसा लिखा जाता है सीधे सीधे। तो HC की जो वैल्यू है ये डायरेक्ट आप 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन ले लो, या लगभग आप इसको नियरली कितना ट्रीट कर सकते हो, 12400, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के टर्म पे अगर लिख रहे हो तो 1240 लिखोगे, और 12400 लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन के टर्म पे। तो इसका जो प्रोडक्ट है प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट का, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन में ले लूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो एक ये फोटोन है एंड दिस फोटोन की जो एनर्जी, ये कहां पे चल रहा है, एयर पे चल रहा है, एयर या वैक्यूम में, और इसकी वेवलेंथ सपोज 5000 एंगस्ट्रॉन है। 5000 एंगस्ट्रॉन मतलब 500 नैनोमीटर। तो बेटा इसके साथ में जो एनर्जी आएगी, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फोटोन, इट इज Hc बाई लैम्डा। तो Hc की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या रख दो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन पुट कर दो, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी रख दोगे आप, 5000 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो और कट गए, तो इट इज 12.4 डिवाइडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या और सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, नहीं 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी एनर्जी है।
तो ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक्स है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर एनर्जी आपको जूल में चाहिए तो फिर जूल में चाहिए तो आपको जो वैल्यूज हैं इनकी ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा, एच की वैल्यू ये रखना पड़ेगा, सी की वैल्यू ये रखना पड़ेगा, और प्लैंक कांस्टेंट वेवलेंथ की वैल्यू भी आपको किस में लेना पड़ेगा, फिर मीटर में लेना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए आपको तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ये देख लो, कैलकुलेशन देख लो अभी। तो ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई यहाँ पे कैलकुलेट करने की। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फिर आपको पहले तो जूल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि एच अकेला बचेगा और एच की वैल्यू को फिर आप वैसे ही लिखो, पहले आप जूल में कैलकुलेशन करो और जूल से फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को आप डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अरे समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, कैलकुलेशन देख लो अभी, स्क्रीनशॉट ले लो एंड कैलकुलेशन देखो। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. पेज नंबर 3। अब इसमें एक और टर्म है, दैट इज पावर ऑफ सोर्स। यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 3 पे। Now this is page number 3. देखो अभी पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स एंड नंबर ऑफ फोटोन emitted per unit time. Power of source and number of photon emitted per unit time. तो suppose this is any source और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है और इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, सपोज इट इज 5000 एंगस्ट्रॉम है और इस सोर्स का जो पावर है P एंड इट इज सपोज 100 वाट, 100 वाट इसका पावर है और ये कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है? 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो बहुत आसान है कैलकुलेशन, देखो पर यूनिट टाइम। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ या ना? यही होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। Yes, पावर sir. इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम ना, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो फिर n into 1 मिनट, दिस पावर इज इक्वल्स टू n into एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसकी जगह पे आप hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाय t कर दो या फिर n into hf डिवाइडेड बाय t कर दो इसको। ठीक है, व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ फोटोन। क्लियर हो गया? एंड E का मतलब क्या है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये तो दिस टर्म जो पावर है आप उसको इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पे भाई पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन जनरेट हो रहा है ये अगर आपको कैलकुलेट करना, मतलब n बाई टी, तो इसको आप पावर डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी लिख दो। सो n बाई टी दिस इज पावर अपॉन hc बाई लैम्डा आप लिख सकते हो, या पावर डिवाइडेड बाय hf आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भाई कितने फोटोन पर यूनिट टाइम एमिट हो रहे हैं, तो n बाई टी इज इक्वल्स टू पावर इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय hc आप लिख दो। तो पावर कितना है? 100 वाट। 100 वाट मतलब होता 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर इज 100 वाट, 100 जूल पर सेकेंड। अब वेवलेंथ है 500 एंगस्ट्रॉम, तो इट इज 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और h और c की वैल्यू आपको फिर 6.6
10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 पुट करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा इसका फोटोन पर सेकंड, सो फोटोन पर सेकंड में इसका आंसर मिलेगा। मतलब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रफ एस्टिमेशन अगर अपन देखें इसका, यहाँ पे 3 जीरो 2 जीरो, ये 3 2 5, यहाँ पे बचेगा -5, ये ऊपर गया तो प्लस 34 29 माइनस 8 34 24 21 बचेंगे सर। 29 माइनस कितना 8, 21 हाँ 21, तो 5/6.6 इंटू 3 अभी बचा डिनोमिनेटर में, एंड 10 टू द पावर कितना हो गया 21 फोटोन पर सेकंड। तो इतने फोटोन इस सोर्स से 1 सेकंड में क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर। यस सर। देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। हाँ, now this is पेज नंबर 4। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन। If frequency of electromagnetic radiation is 1.2 into 10 to the power 14 hertz is frequency of electromagnetic radiation, then find first energy and momentum of photon। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी है और मोमेंटम कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे आएगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मोमेंटम, इट इज गिवन बाय h बाई लैम्डा, लेकिन फ्रीक्वेंसी दी है। अच्छा, इसमें हमेशा ध्यान रखना c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ हमेशा फॉलो होगा। तो वेवलेंथ आप कैसे लिख सकते हो, h डिवाइडेड बाय लैम्डा को क्या लिख दो आप, c अपॉन f। सो दिस कैन बी रिटन एज h f डिवाइडेड बाय c। तो दिस इज 6.6 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी है 1.2 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो ये पूरा डेटा आपने एसआई सिस्टम में लिया है, तो मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, दिस इज इन केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि आपने सारा डेटा एसआई सिस्टम पे ले लिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एंड दूसरा जो पार्ट है एनर्जी का, इट इज गिवन बाय hf 6.6 10 टू द पावर -34। ठीक है, इन जूल सेकंड इंटू 1.2 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज से ये सेकंड कट जाएगा, तो आंसर आपका काय में जाएगा, ये जूल में इसका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर ये जो जूल में आंसर आया है, क्योंकि कितने से डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो 1 जूल इज 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टर्म को इतने से डिवाइड करना, ये या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किस में निकल जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो देयरफॉर
यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 1.2 10 टू द पावर 14 होल डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये आंसर काय में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ले लो अभी स्क्रीनशॉट इस पेज का। कैलकुलेशन समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ले लिए सर। ले लिए, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन समझ गए ना? कि कोई डाउट है? जो बेसिक कैलकुलेशन है इसके, बेसिक कैलकुलेशन समझ गए? समझ गए सर। Now page number 5, de Broglie wave और मैटर वेव। तो नेक्स्ट हेडिंग है मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, याद है ना केमिस्ट्री में पढ़ा ना इसके बारे में थोड़ा सा, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो जो वेव एसोसिएटेड होती मूविंग मटेरियल पार्टिकल से, उसको क्या बोलते हैं आप? डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, इट इज द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं हम? डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। जैसे आप बॉल को फेंक रहे हो या पेन को थ्रो कर रहे हो, तो इनसे जो वेव एसोसिएट होगी उसको आप क्या बोलोगे? डी ब्रॉगली वेव बोलोगे। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुआ है, ध्यान रखना। एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उसने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, ज्यादा रेजोल्यूशन वाला, बहुत छोटे डिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है। जो हमारा कॉमन माइक्रोस्कोप है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं बायो की लैब में, वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 से 20 एंगस्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को भी क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो भाई माइक्रोस्कोप मतलब आप वेव नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो मैटर वेव क्या है? वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। अब दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पर भी मैटर मूव कर रहा है, तो इसमें वेव क्यों नहीं दिखती? तो एक्चुअल में इसमें जो वेवलेंथ बनती है वो इतनी छोटी होती है कि हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके। ठीक है ना? उसको डिटेक्ट कर सके। तो किसी भी वेव को डिटेक्ट करने के लिए जो साइज होता है ऑब्स्टेकल का, जिसमें डिफ्रैक्शन होता है, उसका साइज उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल का होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट होगी, नहीं तो डिटेक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना? तब वो वेव डिटेक्ट होगी, नहीं तो डिटेक्ट नहीं होगी। जैसे आपकी इंफ्रारेड या विजिबल रेडिएशन है, इंफ्रारेड है या फिर विजिबल रेडिएशन है, वो दीवार को पार नहीं करती। क्यों नहीं करती? वेवलेंथ ज्यादा है, इंटरेक्शन होता है उनका, या फिर रेडियो वेव, वो भी दीवार को पार नहीं करती। लेकिन जो गामा रेज होती हैं वो दीवार को पार कर जाती हैं। या इवन यहाँ पर अगर इंफ्रारेड जाएगी या आपकी विजिबल रे जाएगी तो यहाँ से पार नहीं होगी, लेकिन एक्सरे जाती हैं तो जो फ्लैश हमारी बॉडी का जो मांस होता है ना उसको पार कर जाती है, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती। ठीक है,
और जो गामा रेज होती है वो हड्डियों को भी पार कर जाती है। देखो हड्डियों में भी क्या होता है, गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, एटम्स के बीच में, तो उन गैप से भी वो निकल जाती है, इतनी कम वेवलेंथ होती है। तो जब कोई वेव मैटर के साथ में इंटरेक्ट करेगी तभी हम बता पाएंगे ना कि हाँ ये यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ गए। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो गामा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है। ऐसे ही अगर हम मैटर वेव की बात करें तो हर मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ में मैटर वेव होती हैं, लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसका रीजन है क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो जो मैटर वेव है या डी ब्रॉगली वेव है, ये जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मूविंग मटेरियल लिया, दिस इज द पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है और ये मान लो कुछ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास सपोज m है, दिस इज दियर वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएट होगी, जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी, सबसे पहले थ्योरेटिकली किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने बताया था, और इसकी जो वेवलेंथ आती है, दिस वेवलेंथ इज गिवन बाय h/p, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने फोटोन में मोमेंटम लिखा p इक्वल्स टू h/λ, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, where p is a product of mass into velocity, जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द मोमेंटम, है ना, दिस इज द मोमेंटम, ये मोमेंटम है, एंड h is Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये h/p, तो दोनों में सिमिलरिटी आ गई ना। आप जब रेडिएशन, वेव किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सॉरी वेवलेंथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, मोमेंटम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल की, दोनों को एसोसिएट कर लिए। फोटोन में जब आप मोमेंटम बोल रहे थे तो फोटोन का मोमेंटम p इज इक्वल्स टू h/λ बोल रहे थे, जबकि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ आप इस तरह से ले रहे हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे सपोज दिस इज द बॉल, यहाँ पे मान लो इस बॉल का मास 200 ग्राम है, ये कोई बॉल है, टेनिस बॉल आप ले सकते हो, एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, खूब भी अगर अपन ले लें तो सपोज इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देन जब आप यहाँ पे इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे h/p 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास इज 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, और जब इसको आप पूरा देखोगे तो वेवलेंथ आपकी मीटर में आएगी। तो 0.2 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 3.3 डिवाइडेड बाय 25 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, और इवन एंगस्ट्रॉन भी अगर कर रहे हो तो 10 टू द पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉन। गामा रेज की वेवलेंथ क्या होती है, अपन लिखे ना, गामा रेज की वेवलेंथ लेस देन 1 एंगस्ट्रॉन। तो भैया ये कितनी आ रही है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 24। तो ये वेवलेंथ तो इतनी छोटी है कि कोई हमारे पास इतना छोटा गैप है ही नहीं कि जिसमें ये इंटरैक्ट करे और इससे हम इसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इस बॉल के लिए जो वेवलेंथ आ रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ रही है, वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इंटरेक्शन होगा ही नहीं कहीं पे। क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी? सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अरे समझ गए डी ब्रॉगली वेवलेंथ? हेलो, डी ब्रॉगली वेव समझ गए कि नहीं? आ गए, सो गए क्या? समझ गए सर। कोई डाउट अभी इस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए? कोई डाउट है तो पूछो कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। तो इससे मूविंग बॉल में जो वेवलेंथ आएगी वो क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाती? क्योंकि वेवलेंथ इतनी कम है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर पाए या जिसके साथ ये इंटरैक्ट हो पाए, है ना, ठीक है, इसलिए ये नहीं दिखेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिटेक्ट हो जाती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। क्यों डिटेक्ट हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक तो मास बहुत कम है
स्पीड अगर ज्यादा कर दें तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट एक फार्मूला निकल के आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। Now this is page number 6, de Broglie wavelength of moving electron. De Broglie wavelength of electron. De Broglie wavelength of electron. ठीक है, देखो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी आती है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कैसे गेन करेगा? फेंक के गेन करवा सकते हो क्या आप इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी? नहीं ना, आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हो, ठीक है, तब वो एनर्जी गेन करता है या एनर्जाइज होता है। तो मान लो यहां पर आपने ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट हो रहा है, दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज v एंड इट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट b माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट a, दिस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा एक्सीलरेट होकर, तो ये कुछ एनर्जी गेन करेगा, and the kinetic energy gained by this electron delta ke is equals to small e into v. What is v here? This v is potential difference. ये क्या है यहाँ पे? It is gain in kinetic energy. If अगर मैं इसकी इनिशियल स्पीड 0 ले लूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है and final kinetic energy will be given by half of mv square. ये लिखोगे ना, me is mass of electron. तो जो इक्वेशन बनेगी आपकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर आप लिखते हो, या पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लिखते हो, सो व्हाट इज द मोमेंटम? इट इज अंडर रूट 2 टाइम्स m इनटू के इज काइनेटिक एनर्जी, सो देयरफॉर मोमेंटम of electron will be given by under root 2 times mass of electron, and this kinetic energy is E into V, and what is V here? V is potential difference. समझ गए? तो ये काइनेट मोमेंटम हो गया इलेक्ट्रॉन का, जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। तो अब आप देखो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस तरह से जाएगी इसकी, सो देयरफॉर de Broglie wavelength associated with this moving electron. तो इस इलेक्ट्रॉन में जो de Broglie wavelength आएगी, ये किसके बराबर लिखोगे आप? This is equals to h upon p, h upon p, p की जगह पे आपका आ गया 2 times mass of electron into e into v. v is potential difference, right? This is potential difference. इसमें देखो इस फार्मूले पे क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको? h कांस्टेंट दिख रहा है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है। बस वेरिएबल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये सब यहाँ पे कांस्टेंट हो गए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं v, और ये v आप डायरेक्ट वोल्ट में लिखोगे तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा किस में आ जाएगा? आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन
in a potential difference or in electric field is directly calculated by this formula. ठीक है, इसको याद रखना, नहीं तो फिर वो लंबी चौड़ी पंचायत होती है यहाँ पे कैलकुलेशन की, उलझ जाते कैलकुलेशन पे। सीधे सीधे याद रखो इसके लिए, ठीक है, समझ गए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है फार्मूला, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय वी, वी इज वोल्ट। आप डायरेक्ट वोल्ट में आप वैल्यू पुट कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर किस में निकल जाएगा, एंगस्ट्रॉन में निकल जाएगा। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप इसको एसिलरेट कराते हो इलेक्ट्रॉन को, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने एंगस्ट्रॉन आएगी, डायरेक्ट बताओ जरा, कितने एंगस्ट्रॉन आएगी, डायरेक्ट बताओ सोच के। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 5 एंगस्ट्रॉम, हाँ 5 एंगस्ट्रॉम, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अंडर रूट 150 अपॉन 6 एंगस्ट्रॉम, ये वोल्ट में आप रखोगे डायरेक्ट, तो द आंसर इज 5 एंगस्ट्रॉम। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, समझ गए, हेलो, समझ गए कैसे कैलकुलेट करोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ भाई। यस सर। अब प्रोटॉन का भी ऐसे ही निकाल सकते हो क्या, प्रोटॉन के लिए भी यही फार्मूला आएगा कि कुछ अलग बनेगा प्रोटॉन के लिए? प्रोटॉन को भी आप थ्रो करके एसिलरेट नहीं करा सकते पोटेंशियल डिफरेंस में, उसको भी एसिलरेट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है, अब मैं प्रोटॉन रखूंगा तो उसको बी पे रखूंगा, प्रोटॉन हायर से लोअर की तरफ एसिलरेट होगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो बाकी सब कुछ यही फार्मूला आएगा, H अपॉन रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, और चार्ज उसमें भी उतना ही है प्रोटॉन में, तो रूट 150 की जगह में कुछ और बचेगा वहां पे, बट बाकी जो आंसर है वो इसी तरह से बनेगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट इट फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए कितना होता है ये पहले से आप लोग याद करके रखो कि कितना होता है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मूविंग प्रोटॉन या एसिलरेटिंग इन वी वोल्ट कितना आएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन को आप एसिलरेट करा सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में, न्यूट्रॉन सोचो जल्दी सर हाँ, नहीं करा सकते, क्यों? तो चार्जलेस है। हाँ चार्जलेस है, तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, हाँ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एसिलरेट नहीं करा सकते, लेकिन थर्मली एसिलरेटेड न्यूट्रॉन होते, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर उसमें आप एसिलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो उसका। तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय न्यूट्रॉन है किसमें, टेम्परेचर में या फिर हीट में, तो उस आप न्यूट्रॉन को क्या मान लो, मोनो एटॉमिक गैस मान लो, तो इट इज गिवन बाय 3/2 केवीटी, और उसको किसके बराबर लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिखोगे, तो वहां से आप इसका फार्मूला जनरेट कर सकते हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रॉन एसिलरेट नहीं होगा, तो इनको करके रखना, प्रोटॉन का करके रखना, न्यूट्रॉन का करके रखना, ठीक है, समझ गए।